हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन को उसी के घर में घेरने की भारत की बहुत बड़ी तैयारी। इस देश के साथ भारत की दोस्ती देख टेंशन में आ जाएगा ड्रैगन। बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया है भारत के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर। जी हाँ, आपके साथ शेयर करेंगे आखिर भारत ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है, तो वही दोस्तों बताएंगे। फिर एक बार पाकिस्तान में होगी इमरान खान सरकार की वापसी। बताएंगे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है पाकिस्तान में, और कैसे ये संभव हुआ वो भी आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे आपको आखिर क्यों खालिस्तानियों की ही आलोचना करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत ने लगवा दिया बैन। क्या रहा कारण कि जो खालिस्तानियों की आलोचना कर रहे थे उन पर ही बैन लगाना पड़ गया भारत को। तो वहीं बताएंगे ईरान और इजराइल झड़प के बीच भारत ने दोस्त इजराइल को दिया सबसे बड़ा झटका, किस फील्ड में। तो वहीं सीएम योगी जी ने क्यों ऐसा कहा कि मैं मठ में ही होता तो प्रतिष्ठा मिल जाती। बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से अनबन के बीच इमोशनल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी। सारी जानकारियां बताएंगे दोस्तों, आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर अपने भारत का विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन को उसी के घर में घेरने की तैयारी में अपना भारत। इस देश से दोस्ती देख टेंशन में आएगा ड्रैगन। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इसको बता दिया भारत के लिए गेम चेंजर एक्शन। बता दें वियतनाम के पीएम फाम मिन भारत के दौरे पर आए हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस दौरान भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है, ताकि वियतनाम अपनी समुद्री सुरक्षा बेहतर कर सके और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आवश्यकता है। भारत ने $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी वियतनाम इस धन के जरिए भारत से हथियार खरीद सकता है। जी हाँ, संभव है कि ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीदे। हालांकि भारत और वियतनाम की करीबी से चीन परेशान होने वाला है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के बीच नई दिल्ली में गुरुवार को हुई मीटिंग में लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया गया। वियतनाम चीन का पड़ोसी है, इसके अलावा दोनों एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। इसकी एक बड़ी सीमा दक्षिण चीन सागर के साथ जुड़ती है, जहां चीन की आक्रामकता किसी से छिपी नहीं है। फिलीपींस के साथ चीन दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ाता रहता है। आए दिन दोनों के बीच झड़पें होती रहती हैं। फिलीपींस ने चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं रियल क्लाइमैक्स आखिर भारत का क्या है, इसको लेकर प्लान। दरअसल वियतनाम के प्रधानमंत्री के सामने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत विकासवाद का पक्षधर है, विस्तारवाद का नहीं। जी हाँ, अब आप समझ चुके होंगे उनकी बात का क्या है असली उद्देश्य। भारत विकासवाद का पक्षधर है, विस्तारवाद का नहीं। जी हाँ, दरअसल चीन लगातार समुद्री सीमा को लेकर अपने पड़ोसियों से विवाद करता रहता है। वियतनाम इससे अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तटीय शहर नहा ट्रांग में एक सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन शामिल है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से वियतनाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसियों के साथ जिस तरह चीन अपने संबंध मजबूत कर रहा है, उसी तरह भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर में सहयोगियों के साथ रिश्ते बेहतर हों। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है अपना भारत, यानी कि जिनपिंग को, चीन को, ड्रैगन को उसी के तरह उसी को जवाब देता दिखाई दे रहा है अपना भारत, यानी कि मोदी सरकार। और दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी इस मुद्दे पर बात करते हुए इसके बहुत सारे फायदे गिनाए हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है आपका जानना। कमर चीमा को आप लोग जानते ही हैं, लगातार हम कवर करते हैं उसकी खबरें। चीमा ने कहा कि भारत के पास फायदा है कि वो गुटनिरपेक्ष रहा है, वो छोटे देशों को ताकत देता है कि वो किसी वैश्विक ताकत के दबाव में आए बिना अपनी मर्जी से काम कर सके। उन्होंने भारत की ओर से वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन देने के एक फायदे गिनाए हैं। चीमा ने कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट से भारत को बड़े फायदे हैं। एक तो भारत को सपोर्ट मिलेगा, दूसरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बढ़ेगी, तीसरा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत सस्ता हथियार मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के सभी करीबियों को मजबूत कर अपना दोस्त बना रहा है। दोस्तों मैं बता दें, ये कहना था, ये फायदे गिनाए हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने, जो कि वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत के मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, चीन को उठा करके पटक देने जैसा फैसला है। अगर आप इसकी सराहना करते हैं तो कमेंट में गुड एक्शन टेकन बाय मोदी गवर्नमेंट कहना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा और अंत में वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां खस्ता हाल इमरान खान के लिए पाकिस्तान में अचानक बदलने लगे हालात। क्या होगी इमरान खान की वापसी? बहुत बड़े अटकलों के बाजार के बीच में बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें करीब 1 साल से जेल में बंद इमरान खान के दिन फिरने वाले हैं। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की एक बार फिर सत्ता में वापसी हो सकती है। सही सुना आपने, क्रिकेट की पिच पर अपना लोहा मनवाने वाले इमरान खान एक बार फिर सियासी पिच पर वापसी कर सकते हैं। कभी पाकिस्तानी सेना
सेना को पानी पी पी कर कोसने वाले नियाजी अब उसी सेना से बातचीत के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता के शीर्ष पर वही टिका रहता है जिसे आर्मी का समर्थन प्राप्त हो। माना जाता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता तभी डगमगाई जब उनके रिश्ते तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बिगड़ गए। सरकार जाने के साथ साथ इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ती गई। हालांकि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बना ली। नई सरकार ने न केवल उन्हें जेल में डाला बल्कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में भी जुट गई। ऐसे में इमरान खान के पास अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। इमरान खान को पता है, वो जानते हैं कि जेल से निकलकर सत्ता के शिखर पर पहुंचना है तो सेना ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र जरिया है। लिहाजा इमरान खान ने सेना को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई और अब वो बातचीत को भी तैयार है। हालांकि इमरान खान ने इसको लेकर 3 प्रमुख शर्तें भी रख दी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली शर्त है कि पीटीआई के चोरी किए गए जनादेश को वापस किया जाए। दूसरा शर्त है हिरासत में लिए गए सभी के सभी पीटीआई कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए, उनकी रिहाई की जाए पाकिस्तान। इमरान खान की तीसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए जाएं। जी हां, इमरान खान ने इस बातचीत के लिए विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई को जिम्मा सौंपा है। इससे पहले भी इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा और पार्टी नेता उमर अयूब के जरिए आर्मी चीफ असीम मुनीर को संदेश भेजा था। जी हां दोस्तों, इन दोनों ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था कि शहबाज सरकार सेना, पीटीआई और जनता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वैसे में आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि नवाज शरीफ की पार्टी के साथ गठबंधन करके बिलावल भुट्टो आज सरकार में है, लेकिन बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पीपीपी के सुर नवाज शरीफ की पीएमएलएन पार्टी से बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर मौका मिले तो बिलावल भुट्टो इमरान खान के साथ गठबंधन करके नई सरकार का गठन कर सकते हैं जो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी वापसी ला सकती है और शहबाज शरीफ की सरकार, नवाज शरीफ की पार्टी को तगड़ा वाला झटका लग सकता है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? हमने विस्तार से आपको ये खबर बताया है, इस पर अपनी राय देना मत भूलिएगा आप लोग। हालांकि भारत के लिए ये दोनों ही पार्टियां किसी घाव से कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो खबर थी हमने आपको बताई है। आपकी इस पर राय जो है बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, खालिस्तानियों की आलोचना करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत ने क्यों लगवाया बैन, है सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको हम बता रहे हैं। पहले बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थक लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और हाल के दिनों में इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। जी हां, भारत सरकार ने कई बार इसको लेकर कनाडा को चेताया भी है, अलर्ट किया है। हालांकि अब एक केंद्र सरकार ने चौंकाने वाला कदम उठा दिया है। सरकार ने दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी एक्स से खालिस्तान के प्रचार की आलोचना करने वाले 2 ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। ये अकाउंट पत्रकारों के हैं और कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उसे सरकार की तरफ से यह अनुरोध मिला है, रिक्वेस्ट मिला था। उस नोटिस में कहा गया है कि यह मांग इसलिए की गई क्योंकि यह माना गया है कि अकाउंट में जो चीजें हैं वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करती है। एक्स ने उन्हें बताया कि इस कानून की वजह से भारत में उन पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि ये दूसरे देशों में मौजूद रहेंगी और यही कारण है कि खालिस्तानियों की आलोचना करने वाले ट्विटर अकाउंट पर भारत ने बैन लगवाया है। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू से जुड़ी खबर, जहां अमेरिका को फिर याद आया खालिस्तानी आतंकी पन्नू, अब दे दिया भारत को ज्ञान, भारत से जवाबदेही की उम्मीद जैसा दिया है स्टेटमेंट। बता दें, अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले वर्ष अमेरिका की धरती पर उसके एक नागरिक की हत्या की कोशिश के मामले में भारत के एक सरकारी कर्मचारी की कथित भूमिका के संबंध में उनका देश भारत से जवाबदेही की उम्मीद करता है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। पिछले वर्ष नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक जिनका नाम निखिल गुप्ता है उस पर एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई दोनों जगह की नागरिकताएं हैं। गुप्ता को पिछले वर्ष जून में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 14 जून को उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। पटेल ने कहा कि हम पिछले वर्ष गर्मियों में अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के असफल प्रयास में भारत सरकार के कर्मचारी की कथित भूमिका के संबंध में भारत सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उच्च स्तर पर सीधे भारत सरकार के समक्ष अपनी चिंताओं को उठा रहे हैं। तो दोस्तों वही बता दें, भारत ने दोस्त इजराइल को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। एयर इंडिया के फ्लाइट्स कर दिए गए सस्पेंड, संबंधों पर पड़ेगा क्या असर, बता दें। दोस्त इजराइल को लेकर भारत का एक हैरान करने वाला फैसला सामने आया है। जी हां, और एक नाटकीय घटनाक्रम में एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट्स कैंसिल करने का फैसला उस वक्त लिया गया, उस समय लिया गया जब ईरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया और लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या होने से मिडिल ईस्ट में काफी तनाव बढ़ गया। ऐसी आशंका है कि हमास चीफ के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की जा सकती है। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पहले से ही सीधी जंग शुरू होने की आशंका है, क्योंकि इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 12 इजरायली किशोर मारे गए थे और उसी का बदला लेते हुए इजराइल ने बेरूत में काउंटर अटैक किया था। इन घटनाक्रमों को देखते हुए एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली सभी निर्धारित उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयर इंडिया का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है इंग्लिश में। हम आपको हिंदी में बताते हैं, जहां लिखा है कि हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें फ्लाइटों के पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट शामिल है। जी हाँ, तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इस सेंसिटिव समय में क्या भारत इजराइल संबंधों पर असर पड़ेगा इस फैसले के बाद। तो आपको बता दें, ये फैसला सुरक्षा के नजरिए से उठाया गया कदम है, लेकिन अभी तक किसी भी दोस्त देश ने इजराइल के लिए उड़ानों को ना ही रद्द किया और ना ही सस्पेंड किया। ऐसे में एयर इंडिया का फैसला इजराइल के लिए शॉकिंग भी हो सकता है। दोस्तों, देखते हैं क्या इजराइल इस पर कोई रिएक्शन देता है या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल भारत के इस फैसले को समझेगा या नहीं, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, हमास चीफ हानिये आज कतर में होगा सुपुर्दे खाक। ईरान इजराइल में जंग का बड़ा खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, किसी भी समय किसी भी क्षण एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है ईरान। लेकिन आपको बता दें, ईरान ने सुबह से ही रॉकेट भेजने तो शुरू कर दिए हैं इजराइल पर, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसी बीच शहबाज सरकार ने भी एक दिन का शोक मनाने का फैसला लिया है हमास चीफ की मौत पर। हमास के राजनीतिक ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद पाकिस्तान के आतंकी बेहद ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने भी फलस्तीनियों के साथ देने के नाम पर एक दिन के शोक की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी इस्माइल हानिया की मौत पर शोक जता चुके हैं। बता दें कि आतंकी मसूद अजहर ने इस्माइल हानिया को गाजा के सुल्तान अल फाती की उपाधि दे डाली। यहाँ तक कि ईरान ने भी उसको शहीद घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, वहीं बता दें, बलूचिस्तान के ग्वादर में सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी भारी निवेश किए बैठे। चीन की उड़ गई नींद खटाई में पड़ेगी क्या सीपीईसी प्रोजेक्ट, क्या शहबाज सरकार को कुचल देगी जिनपिंग की सरकार। बता दे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदरगाह शहर ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूच समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट मानवाधिकार हनन, युवाओं को गायब किए जाने और प्रांत के संसाधनों के नाजायज दोहन की बात कहते हुए लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दोस्तों, ग्वादर $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे बोले तो सीपीईसी का एक अहम हिस्सा है। ये अरब सागर पर पाकिस्तान के एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है, पोर्ट है, जो आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन प्रदर्शनों ने चीन की तो चिंता बढ़ा दी है, जिसने बड़ा निवेश सीपीईसी में किया है। इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई बलूच याक जेहती कमेटी कर रही है, जिसके ऊपर इस प्रदर्शन के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसको डर है कि कहीं चाइना निवेश किए हुए पैसे को वापस ना मांग ले। अगर चाइना इन पैसों को वापस मांगता है तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा, पाकिस्तान की हस्ती मिट जाएगी, लेकिन वो पैसा नहीं चुका पाएगा। ऐसे में शहबाज शरीफ के सभी मंत्रियों की पाकिस्तानी सेना की हालत खराब है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 10 दिन में पलट गई बाजी। 7 अहम राज्यों में से 4 में अब तक कमला हैरिस आगे। जी हाँ दोस्तों, 2 में ट्रंप को मिली है बढ़त, लेकिन भारतीय मूल की कमला हैरिस ने कर दिया कमाल। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर की खबर आई है। जी हाँ, हालिया सर्वेक्षणों से पता चला है कि बाइडेन के रेस से हटने के बाद सिर्फ 10 दिनों में कमला हैरिस ने बढ़त बना ली है। 7 प्रमुख राज्यों में से 4 में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर उनकी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। कमला हैरिस और ट्रंप दोनों ने अपने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है, जबकि ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे असली अमेरिका की रक्षा करें। इस चुनाव में कमला हैरिस की बढ़त और ट्रंप की प्रतिक्रिया से साफ है कि ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बाइडेन जब तक रेस में थे, क्लियर दिखाई दे रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस बार जीतेंगे राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन जैसे ही बाइडेन ने अपना कैंडिडेचर खत्म कर दिया, कमला और ट्रंप के बीच में ये एक युद्ध की तरह, बराबर के युद्ध की तरह सिचुएशन बनती जा रही है। कमला और ट्रंप के बीच की टक्कर अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, ट्रंप से ही जुड़ी खबर, जहां कमला हैरिस पर ट्रंप की टिप्पणियों को भारतीयों ने या फिर श्वेतों ने ले लिया सीरियस, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में कितना भारी पड़ सकता है ये आपको बताते हैं। आपको बता दें, हालिया बयान
भाषण में ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि हैरिस भारतीय है या अश्वेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमला हैरिस अश्वेत पहचान का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है, जबकि कुछ दिन पहले तक वो भारतीय मूल की थी। वैसे तो दोस्तों ट्रंप के इस बयान का कमला हैरिस ने माकूल जवाब दिया है, लेकिन चुनावी मौसम में उनका ये बयान बैकफायर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी भारतीय और अश्वेत अमेरिकियों दोनों को ही नाराज कर सकती है, और अगर ये दोनों के दोनों नाराज हो गए तो ट्रंप का जीतना भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, तुर्की सरकार ने इंस्टाग्राम पर लगा दिया बैन। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से है क्या इसका कनेक्शन, बता दें। तुर्की में सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला हमास प्रमुख हानिया की मौत पर किए गए पोस्ट को हटाने के जवाब में लिया गया है। हालांकि तुर्की के इंटरनेट रेगुलेटर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए इसका कोई कारण नहीं बताया। एर्दोआन सरकार के करीबी अखबार सबा ने कहा कि इंस्टाग्राम पर तुर्की के एक यूजर ने हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत पर संवेदना जताई थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने उस पोस्ट को हटा दिया। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से सरकार ने जवाबी कार्रवाई में इंस्टाग्राम पर ही बैन लगा दिया। जी हाँ, तो वहीं अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी। सपा नेताओं को बता दिया महिला सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि गैंगरेप का आरोपी सपा नेता और अवधेश पीसी का करीबी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधानसभा में खतरा बताया था। इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहिद खान और नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया था। सपा नेता मोहिद खान ने पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसने वीडियो बनाया था। बता दें कि दोनों आरोपी करीब 2.5 महीने तक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करते रहे। जब पीड़िता गर्भवती हुई तब जाकर यह मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं आपको बता दें आखिर क्यों योगी जी ने ऐसा कहा कि मैं मठ में ही होता तो मुझे प्रतिष्ठा मिल चुकी होती। दरअसल केशव ब्रजेश से अनबन के बीच योगी जी इमोशनल होते हुए नजर आए हैं। क्या है कारण, बता दें उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से जारी खटपट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को विधानसभा में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, अगर मुझे प्रतिष्ठा ही चाहिए होती तो वो मैं मठ में ही होता तो मिल जाती। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अनबन की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बताया गया कि आम चुनाव में यूपी में लगे झटके के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बगावत में केशव के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। मौर्य और पाठक ने योगी सरकार की कैबिनेट बैठकों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल रियलिटी क्या है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो अटकलें हैं जिसकी विपक्ष भी आलोचना करते नजर आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।